क्या देखना है, हमने देखना है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करनी है। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है तो उससे हम लोग यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2.14। ठीक है, अब यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालना क्यों ज़रूरी है? यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इससे किडनी का फंक्शन एक्सेस करते हैं। हमें पता लग जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट किडनी इज़ नॉट प्रॉपर्ली फिल्टरिंग आउट, विच मीन्स दैट देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी, जैसे कि रीनल फेलियर हो गया। ठीक है, या फिर इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारी बॉडी की प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या प्रोटीन का ज़्यादा कैटाबॉलिज्म तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं प्रोटीन की ज़्यादा ब्रेकडाउन तो नहीं हो रही है। इंसान कितनी प्रोटीन इनटेक करे उस केस में भी जो है वो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब ये किन कंडीशंस में एलिवेटेड होती है? इन केस ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन, एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, या फिर तीसरी क्या सिचुएशन हो सकती है कि रीनल फंक्शन में मस्त है। और इट इज़ यूज टू एक्सेस हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रीनल फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हाइड्रेशन स्टेटस कैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ लो प्लाज्मा वॉल्यूम है तो यूरिया सारी बातें क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब इसके यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन को एनालाइज करने के मेथड्स कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो हमने कौन सा डिस्कस करना है? एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। अब हमें पता है कि ये जो यूरिया है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है यूरिया इसकी प्रेजेंस में, तो अमोनिया बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब एक मेथड है हमारे पास कंडक्टोमेट्रिक मेथड। कंडक्टोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि देयर इज एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है कि ये जो ज़्यादा अगर अमोनियम आइंस हैं, ठीक है, तो दे विल मतलब वो उस इलेक्ट्रॉड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे। मतलब अमोनिया तो अमोनियम आइन ज़्यादा बनाएगा, अमोनियम आइन ज़्यादा बनेंगे तो वो इलेक्ट्रॉड की तरफ जाकर उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो डैट इज़ बेसिकली द कंडक्टोमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब ये जो यूरियेज है जब इसको यहाँ पे ब्रेक करती है, अगर हम लोग इस रिएक्शन में डाल दें फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, तो वो बेसिकली इंडिकेट करके बता देगा कि भाई अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और पीएच क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया क्या है? बेस है। ठीक है, तो मतलब वही कलर इंडिकेशन हो जाएगी हमें, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा यूरिया था जो कि ब्रेक डाउन होकर जिसने ज़्यादा अमोनिया बनाया। तो ये अब हमारे पास कौन सा है? इंडिकेटर डाई मेथड है। ठीक है, और चौथा हमारे पास कौन सा है? आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि अगर आप कोई सैम्पल इकट्ठा करें, ठीक है, यूरिया को देखने के लिए, तो अब आप वो सैम्पल कैसा होना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि वो जो सैम्पल है वो हीमोलाइज सैम्पल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि फास्टिंग सैम्पल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब फास्टिंग करेंगे तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमने देखा है तो वो तो एबनॉर्मली इंटरफेयर करेगा ना, हमने तो रीनल फंक्शन एक्सेस करना है। ठीक है, तो हीमोलाइज सैम्पल नहीं होना चाहिए, फास्टिंग सैम्पल नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब एक मील के बाद वाला आपने सैम्पल लेना है यूजुअली। ठीक है, इसके अलावा जो सैम्पल है आपने उसको जो है वो रेफ्रिजरेट करना है। रेफ्रिजरेट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया डिफरेंट ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि यूरिएज एंजाइम के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो वो मसला करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सैम्पल हमने लेना है, ठीक है, इट शुड बी नॉट कंटेमिनेटेड विद एंटीकोएगुलेंट्स, जैसे कि सोडियम सिट्रेट उसके अंदर नहीं होना चाहिए और ना ही सोडियम फ्लोराइड वगैरह जैसे एंटीकोएगुलेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो भी एंजाइम के साथ इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये जो यूरिया की अगर एबनॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है तो वो किस वजूहत की वजह से आ जाती है? या तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल वही ना, अगर हम लोग रीनल फंक्शन को एक्सेस करें और यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इट कैन बी ड्यू टू प्री रीनल कॉजेज, रीनल कॉजेज और पोस्ट रीनल कॉजेज। ठीक है, अब जो प्री रीनल कॉजेज़ हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा? हैमरेज आ गया, सर्कुलेटरी शॉक आ गया, ठीक है, और कोई कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी आ गई जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये सब हमारे पास प्री रीनल कॉजेज़ हैं। ठीक है, इसके बाद रीनल कॉजेज़ में क्या आता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ट्यूबुलोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्रोनिक किडनी इंजरी हो गई, ये वो। और पोस्ट रीनल में क्या है? सारी बातें यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से यूरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब ये दूसरी चीज़, ये तो हो गया कि हाई क्यों थी यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन। अब यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन लो क्यों आएगी? हाई तो मतलब वैसे भी आ जाती है कि अगर हमने सही तरह से सैंपल नहीं लिया, फास्टिंग सैंपल लिए तो कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो तब भी यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन हाई आ जाएगी। वैसे ही अगर इंसान के अंदर प्रोटीन का मास ब्रेकडाउन और ज़्यादा उसकी प्रोटीन इनटेक है तो उसमें भी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन अब जो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो क्यों आ रही है? लो हमारे पास वॉमिटिंग के केस में आती है, डायरिया के केस में आती है, ठीक है, लिवर का कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, लिवर का कोई मसला हो गया तब आती है, या फिर इंसान प्रोटीन कम खा रहे हैं, वही प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा यूरिया, कम खा रहे हैं तो कम यूरिया, लिवर का डिजीज़ है तो तब यूरिया कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जाहिर बात है अमोनिया लिवर के अंदर आएगा ही नहीं, लिवर के अंदर आएगा ही नहीं, यूरिया साइकिल में नहीं जाएगा, यूरिया साइकिल में नहीं जाएगा, यूरिया नहीं बनेगा। ये चीज़ हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की थी पीछे। और अगर जो है वो वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह तो उस केस में भी यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अब हम लोग यूरिया को एस्टिमेट कैसे करते हैं? अब हम लोग यूरिया को एस्टिमेट इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रहा यूरिया, ठीक है, यूरियाज की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अमोनिया कंडक्टोमेट्रिक मेथड से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेनोल्फथालीन इंडिकेटेड डाई मेथड, ठीक है। इसके अलावा एंजाइमेटिक जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट क्या है? ये जो अमोनिया, ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी क्वेश्चन है। अब ये जो अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है इसने क्या करना है?
इसने ये करना है कि ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है ये बेसिकली बनाएगा अमोनियम आइंस, ठीक है। और वो जो अमोनियम आइंस हैं वो क्या करेंगे, वो अल्फ़ा ऑक्सोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा ऑक्सोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NADH, ठीक है। और ये बनाएंगे क्या, NAD पॉजिटिव ग्लूटामेट यानी L ग्लूटामेट, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम अब जितना अब एज अ रिजल्ट अब जो फॉर एग्जांपल अगर हमने सैंपल लिए तो अब जो हम लोग उसके अंदर रिएजेंट डालेंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर यूरिएज होना चाहिए, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होना चाहिए, अल्फा ऑक्सोग्लूटारेट होना चाहिए, NADH होना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं है बट जनरली बेसिक ओवरव्यू हमें बताना चाहिए। अब ये जो प्रोसीजर है सारा का सारा, ठीक है, इसमें वेवलेंथ कितनी चाहिए हमें, वेवलेंथ इज़ 340 नैनोमीटर। अभी हमने पीछे कोलेस्ट्रॉल की जब एस्टिमेशन की थी तो उसमें कितनी थी, उसमें वेवलेंथ थी 546, इसमें कितनी है 340 नैनोमीटर, 1 सेंटीमीटर लाइट पाथ, टेम्परेचर हमें 37 डिग्री चाहिए, ठीक है। हमने सैम्पल की एब्जॉर्बेंस ली, स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस ली, एब्जॉर्बेंस ऑफ सैम्पल डिवाइडेड बाई एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और जो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मली अब हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 10 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, 10 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बस खत्म।